बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैचेस के हवाले से। और न सिर्फ उस मैच को जो उस वक्त प्रोग्रेस में होता है उस पर हम भरपूर तबसरा और तज्जिया अपने मौजूद मेहमानों से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, बल्कि अगले दिन जो मैच खेला जाने वाला होता है उसके हवाले से भी हम अपने इस शो में गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान करंच मैच है। दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि प्लेऑफ के लिए जो रस्साकशी जो है वो जारी है टीमों के दरमियान। और यहाँ पे 206 रन किए पहले बैटिंग करते हुए, 207 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को। आज हुरैरा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और उन्होंने महज 18 गेंदों पर अपनी निफ्ट सेंचुरी को मुकम्मल किया और पॉल स्टर्लिंग और टिम डेविड के साथ उन्होंने जो है वो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जज़ई, कामरान अकमल जैसे प्लेयर जो हैं वो 17 गेंदों पर यह कारनामा जो है वो अंजाम दे चुके हैं। आज हमारा पैनल चेंज हुआ है जनाब, और दो शख्सियात हैं उन्होंने हमें रीज्वाइन किया है। मोहसिन कल भी हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन घी वाला साहब। सबसे पहले मोहसिन आपको खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। और इसके अलावा जो दो शख्सियात हैं जनाब, उनमें से एक का बहुत ज़्यादा कुछ लोग सराहते भी हैं, कुछ लोग उन पे एतराज़ भी करते हैं। और पहले ही मैच से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जनाब कराची किंग्स के जो गेयर्स उनको चेंज करने की ज़रूरत है, पावर प्ले में जो है वो अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि अब तक तकरीबन 7-8 मैच खेले हैं कराची किंग्स ने और एक में भी पावर प्ले में 50 रन का हिस्सा उनके ओपनर्स ने या पावर प्ले में जो है वो अबूर नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कमर इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। मैंने ये नहीं कहा था कि गेयर चेंज करने पड़ेंगे, मैंने ये कहा था कि गेयर ही नहीं है इनमें, गेयर ही नहीं है। चले ऑलराइट है। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और गाहे बगाए आपने उनको हमारे शोज़ में भी देखा होगा, कम वक्त में उन्होंने भी शोहरत और मकबूलियत हासिल की। जावेद खान साहब ने एक दफ़ा फिर इस पैनल में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? इससे पहले कि मैच प्रोग्रेस में है कि जहां पर इस वक्त 206 रन के हदफ के ताक़ुब में है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हम इस मैच के हवाले से जो है वो बात करें। क्यों ना बात कर लेते हैं कराची किंग के हवाले से, क्योंकि जब इफ़ी भाई बैठे होते हैं तो ऑटोमेटिक कराची किंग जहन में आ जाती है। कराची किंग कल मैच हारा भी है, कंट्रोवर्सी भी एक सामने आई कि वसीम अकरम और बाबर आजम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन पर जो गुफ्तगू हुई उस पर फिर वसीम अकरम को वजाहत देना पड़ गई। 8 मुसलसल शिकस्तें कराची किंग उससे अब 2-4 हो चुकी है। मोहसिन से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। मोहसिन, कल जो कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता था कि वसीम को जो वजाहत देने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से बता देने की ज़रूरत नहीं थी, बट ऑब्वियसली इस वक्त सारा फेवर और सारा जो सपोर्ट है वो बाबर आजम के साथ है। वो कप्तान है आपकी टीम के, आपकी कंट्री के। सो ऑब्वियसली वसीम अकरम ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई मैं सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहा था। देखें, आई डोंट थिंक वसीम अकरम उस स्टैचर के प्लेयर है, उनको जस्टिफाई करने की अपनी पोजीशन ज़रूरत है। बट आई गेस वो शुरू से ही थोड़ा इन एंड आउट रहे हैं। थोड़ा सा कराची किंग्स की परफॉर्मेंस भी ख़राब है। एंड ऑफ द डे वो प्रेसिडेंट है उस पूरे कराची किंग्स इस क्लब के, इस टूर्नामेंट के लिए। तो आई थिंक उन्होंने उस तरह से जस्टिफाई किया कि टीम मोरल अगले 2 मैचों में सही रह जाए। बट आई थिंक ओवरऑल it was a very disappointing thing कि वसीम अकरम और बाबर आजम का इस तरह हमने शोडाउन देखा। एंड आई थिंक it showed a lack of respect from बाबर आजम साइड। वसीम अकरम उन्हें गुस्सा नहीं कर रहे थे या कर रहे थे वो हमें नहीं पता। प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, नहीं कर रहे थे तो करना भी चाहिए था, लेकिन अगर कर भी दिया तो वो एक सीनियर प्लेयर है आपका। अगर आप कप्तान भी है तो एंड ऑफ द डे वो एक सीनियर प्लेयर, एक लेजेंड है। अगर वो आपको कह रहा है पैशन के अंदर तो आप उसको रिस्पेक्ट करें और इस बात को खत्म करें। कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं वैसे, बट आई थिंक इट वाज रॉन्गली टेकन बाय द टीम। ऑलराइट है, ठीक है। जावेद खान साहब, अब जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि सीनियर प्लेयर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अब हमने एक वीडियो क्लिप देखा कि जब शुएब मलिक से उनकी मुलाकात हुई थी वसीम अकरम की, तो उन्होंने एहतरामन अपनी कैप उतार दी थी, जो एक जेस्चर होता है किसी को रिस्पेक्ट देने का। दूसरी तरफ हमने बाबर आजम का एटीट्यूड देखा। आपको लगता है कि जब टीमें हारती हैं तो इस किस्म की बातें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और वसीम अकरम ने इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया कि कैमरे इसको कैप्चर नहीं करना चाहिए था? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोला है मोहसिन साहब। बात ये है कि प्लेयर और एक साबिक प्लेयर में फ़र्क होना चाहिए। जो भी बात करना थी वसीम अकरम को, ये ऑफ द कैमरा या मेक श्योर कि मैच ख़त्म हो जाता तो ये बात कर सकते थे, तो मैं समझता हूँ। लेकिन शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूसी हुई है। तो जब इतनी लैकलस्टर परफॉर्मेंस होती है किसी भी टीम की, तो ये इस ड्रेसिंग रूम से और ये बातें आपस में अल्टरकेशन की नुमा बातें आती हैं। ऑलराइट, इस वक्त जिस तरह कराची किंग्स का जो माहौल है, यकीनी तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बातें सामने आ रही होंगी और ब्लेम गेम भी यकीनन जिस तरह जब टीम हारती है तो एक दूसरे पे शुरू हो चुका होगा। कराची किंग्स में आपने कहा कि गेयर ही नहीं है, लेकिन बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, कभी भी जो है वो फॉर्म में आ सकते हैं या कभी भी जो है वो पावर प्ले को यूज़ कर सकते हैं। बाकी टीम के भी तो मसाइल हैं सामने। अली मुझे याद है आखिरी शो जिस दिन मैं कर रहा था उस दिन आपने मुझे कहा था कि यार ये बात आप आराम से भी कर सकते हैं, काश आप वसीम अकरम को भी कहते हैं कि यार ये काम आप ज़रा आराम से कर लें।
दूसरी अहम बात यह है कि मैंने आपको ये भी कहा था कि कराची किंग्स की फॉर्मेशन को जिस तरह की रखी गई है, जैसे बार्सिलोना का फुटबॉल क्लब नहीं होता जी, तो पेप गार्डियोला लग रहे थे मुझे वसीम अकरम बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए, वो क्रिकेट के कुछ मुझे हेड कोच नहीं लग रहे थे। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि यार ये वो सारी चीज़ें थी जो वसीम अकरम ऑलरेडी बाबर को डिक्टेट कर चुके थे। अब ये क्या ज़रूरत पेश आई वसीम अकरम को कि वो बाउंड्री लाइन पर आएँ और बाबर के ऊपर शाउट करें। हालांकि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई आप लोग गलत, मेरे ख्याल में शायद गलत प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे। ये वो प्लेयर है ही नहीं। ये मतलब 6 मैचेस के बाद एक 7वां जो मैच है उसमें देखें जहां इमाद वसीम ने मैच बिल्कुल क्लोज कर दिया था, वहां बाबर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और वसीम अकरम वो दोनों मुस्कुरा नहीं रहे थे, कहके लगा रहे थे, कहके लगाते। भाई अगले ही मैच में अगले ही दिन 24 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे, ऐसी क्या वजूहत हो गई कि वसीम अकरम बॉडी लाइन पर आए। देखें यार ये वो प्रेशर था जो वसीम अकरम काफ़ी दिन से सह रहे थे, क्योंकि लोग सवाल ये कर रहे थे ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ये जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, ये जो ड्राफ्ट प्लेयर उठाए, ये वसीम अकरम ने उठाए थे। वसीम अकरम ने इस मैच में ये बता दिया खड़े होके कि भाई ये आदमी भी मेरी मर्जी का नहीं था। अब आप समझ गए बात, ये आदमी जो कप्तान है कराची किंग्स का, ये भी मेरी मर्जी का नहीं था। और अगर ये मेरी बात समझता या इसमें इतनी दिमाग होता या एबिलिटी होती कि ये कप्तानी कर सके, तो देख लो भाई ये कप्तानी के काबिल नहीं है। मैं पिछले 7 मैचेस से इसके साथ भाई दोस्त बच्चा बन के हंस भी रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर ये कुछ नहीं कर पा रहा तो ये अब कुछ नहीं कर सकता। अब ये बगैर डांट के चल नहीं सकता, उन्होंने ये बता दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मैं आपको बताऊं वसीम अकरम की प्रोफाइल को पहुंचा है। बाबर जैसे 50 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में, ये बता दूं मैं आपको, इस उसमें नहीं रहा आदमी के भाई 50 खिलाड़ी पूरी दुनिया में नंबर 1 है, 50 पूरी दुनिया में नंबर 1 है, पाकिस्तान में 50 खिलाड़ी हैं यार, याद कर देते भाई आप भी यार। मैं बता रहा हूं 50 खिलाड़ी है भाई, नंबर 1 है, टीम नंबर 1 चाहिए मुझे, बाबर नंबर 1 नहीं चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं 50 खिलाड़ी कैसे हो गए, मैं आपको बता रहा हूं ना, देख लेना यार। अब ये क्या वसीम अकरम को नहीं पता ये नंबर 1 प्लेयर है? नहीं, लेकिन वो तो टीम मुझे बताए ना, क्या बाबर को थोड़ी कह रहे थे वो तो नहीं, तो ये था वसीम अकरम का। ये किससे बात कर रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे? कोई बोलेंगे ना जो फील्डर करीब था, वो वर्ल्ड नंबर 1 को डांट रहे थे कि भाई तुझे किसने बना दिया वर्ल्ड नंबर 1? तू 8 मैचों से सबक नहीं सीखा तूने। जो काम ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था, इसका मतलब है ड्रेसिंग रूम की जो कार्रवाई थी उससे भी वसीम अकरम थक चुके थे, समझा के। चले मैं इस पर आता हूं। नौबत ये आनी थी भाई कि आपका वर्ल्ड नंबर 1 के साथ जो रवैया आज से 1 साल पहले रखना था कि भाई हमने तुम्हें टीम का कप्तान तुम्हारे लिए नहीं बनाया कि तुम नंबर 1 बन जाओ, टीम को नंबर 1 लेकर आओगे तो तुम्हारी थोड़ी। ठीक है जनाब, आपने सुन ली फीबाई की गुफ्तगू, और इस पर ज़रा मजीद हम गुफ्तगू भी करेंगे इनके साथ भी और मजीद दोनों अपने एनालिस्ट के साथ भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 27 बॉल्स आर लेफ्ट, 49 रन्स आर रिक्वायर्ड, और फ़हीम अशरफ ने भी ज्वाइन किया। 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। मैच बड़ा ज़बरदस्त होता नज़र आ रहा है और पॉइंट टेबल पे इस मैच का जो नताइज हैं वो बड़ी उथल पथल मचाते हुए नज़र आएंगे। लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैच इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल में दाखिल हो चुका है कि जहां पे 207 रन स्कोर करने इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और अब 17 बॉलों पे 30 रन दरकार हैं। 177 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स अब तक स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन क्या शानदार बारी खेली है आजम ने, और क्या भरपूर जवाब दिया है हारिस की ज़बरदस्त बैटिंग का। और जब हारिस का तस्करा निकला है तो आपको बताते चलें कि हारिस वो प्लेयर हैं कि जब अंडर 19 में इनका सिलेक्शन हुआ था उस वक्त इनको अंडर 19 में कंसिडर नहीं किया जा रहा था, और फिर वजादुल्लाह वास्ती ने इनको अंडर 19 की टीम में सिलेक्ट करवाया, और फिर इन्होंने फिर श्रीलंका का टूर किया। और अब सब ने देखा कि क्या ज़बरदस्त बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, और बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको हम देख रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। और कल महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कन्विंस नहीं थे इस बात से कि पाकिस्तान में कहाँ से टैलेंट आ रहा है। तो अगर आप मोहम्मद हारिस को देख लें, मुबस्सिर को देख लें, और अभी आजम खान जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, तो टैलेंट तो पाकिस्तान में है, बस उसको मौके देने की ज़रूरत है। और मौके देने पर बात करते हैं तो फिर ऐसी शख्सियत से बात करते हैं कि जो टैलेंटेड प्लेयर को कराची में बहुत प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। कितनी खुशी होती है आपको ये देख के कि लोग कहते थे कराची में टैलेंट नहीं है, क्रिकेट कराची में ख़त्म होती नज़र आ रही है। शान मसूद को देख लें, अभी आप एहसान को देख लें, अभी आप आज़म को देख लें, टैलेंट है, मौके नहीं मिलते। देखिए टैलेंट बहुत भरपूर है, लेकिन पिछले दिनों हुआ ये कि जब नई मैनेजमेंट आई पीसीबी की, तो उस वक्त कुछ क्रिकेट में एक हॉल्ट सा आ गया। तकरीबन 2 साल क्लब क्रिकेट हुई नहीं, जिसकी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टैलेंट नहीं है। लेकिन टैलेंट फिर भी था, और क्लब मैचेस अपने तय लोग खेल रहे थे, हमारे जोन में भी कराए गए, अभी भी हमारे जोन में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो प्लेयर तो बिजी थे। तो टैलेंट, इतना जोश, इतना वलवला पाकिस्तान में है कि टैलेंट को आप रोक नहीं सकते। क्रिकेट एक ऐसा है कि जो पूरे मुल्क को यूनाइट करता है।
तो मैं समझता हूँ आज़म उसकी एक मिसाल है, हारिस एक मिसाल है। हारिस वो है जो पिछले साल बेंच पे बैठे रहे कराची में और उन्होंने मौका नहीं दिया, तो आपके सामने आज उन्हें 32 बॉलों पे 70 रन किए। फिर इधर आज़म को देखें और आज ये आज़म की इनिंग एक चेस कर रहे हैं और ये एक बहुत यानी कि अच्छी कारकर्दगी कहलाई जाएगी कि एक मैच विनर के तौर पे ही सामने आएंगे, नॉट ओनली कि अपना स्कोर किया और चल दिया। ठीक है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह आज हम हुरैरा को अभी मौका नहीं मिल सका, लेकिन हमने देखा कि इस तरह एहसान को मौके मिले, प्रॉपर मौके मिले, उन्होंने परफॉर्म किया। हारिस को मौका मिला, हारिस ने परफॉर्म किया। अब मुबस्सिर इतना ज़्यादा बॉलिंग से तो अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में अब तक नहीं कर पाए। टैलेंट है पाकिस्तान में, ये प्लेटफॉर्म कितना आइडियल है इन यंगस्टर्स के लिए? ये अली यही प्लेटफॉर्म है, आइडियल क्या यही प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन यहीं से मिल रही है। मैं आपको सच बताऊंगा कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर आईपीएल के चक्रों में ऊपर आए जो कितने अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन चूंकि एक्सपोजर मिला है उनको इतना टीवी मिला, उनको वो सपोर्ट मिली है, तो उनका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। देखिए इस यंग एज में बंदे के अंदर जोश तो होता है, उसे चाहिए क्या होता है? उसे चाहिए होता है प्लेटफॉर्म ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके, उसको चाहिए होता है सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम द मैनेजमेंट। अगर उसको वो मिल जाए तो वो अपना टैलेंट क्यों नहीं निखारेगा? उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप देखें कि हम लोग जब तक अपने यंगस्टर्स को इस किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिस इज ग्रेट एक्सपोजर। आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, आप एक टफ कंपटीशन खेल रहे हैं एक अंडर प्रेशर के अंदर। सो आई थिंक रियली वेल डन टू दिस यंगस्टर्स। इन्होंने बहुत अच्छा इस वक्त पाकिस्तान को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कल भी महमूद भाई ने बात की थी, मैं थोड़ा डिसएग्री उनसे करूंगा। आई थिंक हमारे पास अमेजिंग टैलेंट है। हमारा सबसे बड़ा मसला पिछले सालों में कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। पीएसएल वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है एंड वेल डन टू द यंगस्टर्स। ऑलराइट, और जिस तरह से हम टैलेंट की बात करें, क्या ज़बरदस्त टैलेंट का मुजाहरा किया यहाँ पर आज़म खान ने कि 44 गेंदों पे 85 रन की इनिंग खेली और अब 2 ओवर में 25 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब से थोड़ी देर पहले फ़हीम अशरफ आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और इतना टैलेंट है इस मुल्क में। और जिस तरह इन्होंने कहा कि इस एज में जो है वो एनर्जी की कमी होती है, लेकिन इस एज में तो इतनी एनर्जी है कि वो कह रहे हैं कि 50 बाबर आज़म पाकिस्तान में फिर रहे। कैसा लग रहा है आपको जब आप देखते हैं आज़म को देखते हैं, आप एहसान को देखते हैं, आप यंग प्लेयर को देखते हैं, इनको मौके नहीं मिलते और हम तारीफ़ें उन्हीं की कर रहे होते हैं जो बरसा बरस से खेल रहे हैं और शायद जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? अली टैलेंट जैसे जावेद भाई ने कहा और मेरे ख्याल में सभी जानते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल भी है आपके प्लेयर्स के अंदर, खासतौर पे रॉ जो आपका टैलेंट आता है उसमें भी पोटेंशियल होता है, मगर ये कि जस्टिस नहीं है। जब तक जस्टिस नहीं होगा प्लेयर के साथ तो वो एहतजाज रिकॉर्ड करेगा। जैसे हारिस ने आज प्रोटेस्ट किया, उसने जेब से जो पर्चा निकाला, उसमें भी कोई मसला था? देखिए नहीं है, प्रोटेस्ट है वो। क्या प्रोटेस्ट? नहीं उसको देखिए यार, अगर तो उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा होता खुला डुल्ला, मतलब उसको ये यकीन होता कि यार मैं देखिए हर प्लेयर की अप्रोच ये होती है डोमेस्टिक के बाद नेशनल टीम और पोटेंशियल पे वो उसको तो नाम आ गया था ना, वो टीम वर्कआउट कर गई तो नहीं आया। देखिए कराची किंग्स ने 1 साल इसको अपने साथ रखा, पता नहीं शायद इसको सिर्फ चाय वाय तौलिया पकड़ के खड़ा किया होगा उन्होंने, क्योंकि लास्ट ईयर भी कराची किंग्स की वही हालत थी। फिर उसने किया क्या देख लें, आज पावर प्ले में 23 बॉलों पे 57 रन मारने वाला पहला पीएसएल का प्लेयर बन गया। अब आप सोचे कराची किंग्स में ये बच्चा 1 साल तक रहा, उसके बावजूद इसकी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर आप देख लें पेशावर ज़ल्मी ने उठाया, उसने अपनी जेब से पर्चा निकाला और प्रोटेस्ट किया कि यार मैं वो टैलेंट हूं जिसकी ज़रूरत है इस फॉर्मेट में। याद रखिएगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2 सालों में जिस तरह से T20 में फतवात हासिल करता आ रहा है और खेले T20 रहा और मतलब इनको उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ 3 आपने ओडीआई साउथ अफ्रीका से खेले। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कम से कम आपका जो टैलेंट है इस फॉर्मेट के अंदर 50 लड़कों से ज्यादा बता रहा हूं अभी भी मैं आपको, है आपके पास। ऑलराइट, और यहाँ पे जब फिर भाई बात करते हैं तो आज़म का भी डिपार्चर हो गया, आज़म भी आउट हो गए। अब 11 बॉलों पे जो है वो 24 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे कम बैक करती अब हमें इस मैच में नज़र आ रही है। लेकिन अभी बैटिंग भी बाकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास और मैच बड़ा दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है मैच में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब स्ट्रगल करती नजर आ रही है और कम बैक किया पेशावर ज़ल्मी ने। 1 ओवर में 22 रन दरकार हैं। आज़म खान भी अब आउट हो चुके हैं। मोहसिन से बात करते हैं। मोहसिन, आज़म खान की टीम छोड़ने के बाद अब कोयटा भी हमें मिडिल में स्ट्रगल करती नजर आ रही है, गो के थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है उमर अकमल ने, लेकिन फिर भी जो है मसाइल कोयटा के लिए हैं।
नहीं, डेफिनेटली कोई मसाइल है। आजम खान एक स्ट्राइकर प्लेयर है। देखिए T20 के फॉर्मेट में हमने हमेशा कहा है कि इट इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग पावर। ठीक है जी, पावर हिटर्स बड़े जरूरी हैं। आजम खान की टाइमिंग जो आज हमने परफॉर्म भी देखा उसका, जो खड़े खड़े जिस तरह से इतने आसानी से छक्के मार रहे थे, बड़ी हिटें ले रहे थे, वो एक बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है। T20 इंपैक्ट गेम है और आजम खान वो इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं जो अनफॉर्चुनेटली अब क्वेटा के पास गैप है। होपफुली उमर अकमल वो कवर कर दें, उम्मीद तो यही थी, बट अभी तक उन्होंने एक मैच में डेफिनेटली किया भी है, बट लेट्स सी वो आगे कर पाते हैं नहीं कर पाते। और आगे कर पाते हैं नहीं कर पाते। कल डबल हेडर है जहां पे कोयटा और कराची और लाहौर और कोयटा और मुल्तान के दरमियान मैच है। बड़ा टाकरा कल होने जा रहा है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे सूरत हाल कुछ यूं बनी कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से शिकस्त दे दी। क्या रहा मैच है कि समरी पे निगाह डालेंगे जहां पे हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 70 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा शुएब मलिक ने 38 रन स्कोर किए। फ़हीम अशरफ ने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन 206 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आजम खान की 85 रन की बरक रफ्तार इनिंग की बदौलत और 46 रन की इनिंग की बदौलत कोशिश की इस टारगेट को चेस करने की, लेकिन महज 196 रन पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और 10 रन से जो है कामयाबी यहां पर हासिल की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। बड़ी ज़बरदस्त मैच, बड़ा ज़बरदस्त रहा है अगर हम इस पे समरी में बात करते हैं। देखिए T20 में जब तक रन्स पावर हिटिंग नजर ना आए, आपको छक्के चौके नजर ना आए तो मज़ा नहीं आता। वो 130-140 वाली अप्रोच से तो कम बाहर निकल के मैचेस हो रहे हैं। और कराची लेग से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये जो PSL के मैचेस हैं ये ज़रा डिफरेंट पिचेस। अब रमीज़ भाई क्योंकि चेयरमैन है तो उनके होते हुए आपको बताइए वो तो ड्रॉप इन पिचेस भी ले आए, पता नहीं कब बिछाएंगे कब उस पर खेलेंगे लोग देखेंगे। मगर अब जो पिचेस बन रही है T20 की पाकिस्तान में वो ज़बरदस्त हैं और लोग एंटरटेन भी कर रहे हैं। आज कज़ाफ़ी में एक तो शोर इसलिए भी था कि फुल सारे लोग थे आज। आपने पिच की बात की तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कराची किंग्स को पिचेस भी अच्छी नहीं मिली। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी नीयतें अच्छी नहीं है। मैं तो सीधी सी बात करूंगा। अब आप देखें यार, रिजवान भी इनके पास रह चुके हैं, हारिस भी इनके पास रह चुके हैं। उस दिन वकास मकसूद ने जितवाया था, इनको याद है आपको? भी इनके पास रहा। ठीक है, वकास मकसूद ने इनको उस दिन लास्ट ओवर के अंदर जो हाल किया था। वकास मकसूद को छोड़ा क्यों भाई? कराची किंग्स ने आपको फाइनल जिताने वाला आदमी है यार वो 2020 में। तो कुछ मसाइल हैं। शुएब मलिक को ड्यूरिंग द सीजन कप्तानी से हटा दिया। इनकी मैनेजमेंट में पकड़ दकड़ मुझे कुछ ज्यादा लगती है। पकड़ दकड़ ज्यादा लगती है कि मुझे अच्छा लग गया, बस मेरी आंख कह रही है कि वर्ल्ड क्लास बनेगा, इसको उठा लो। वो भाई तुम्हारे पास जो लोग थे उनको पहले यूटिलाइज करते, उनको देखते नेट्स के अंदर, उसके बाद रिलीज करते। मगर ऐसा लग रहा है कि यार पैसे की चकाचौंध में जो है ना, सब लोग बस आंख बंद करके जो आ रहा है उसको बोल रहे हैं। किसी ने बोल दिया ये वर्ल्ड क्लास बनेगा, उसको ले लो, उसको ले लिया। तो बनने भी तो नहीं दे रहा जो बनने अब जो सूरत हाल नजर आई है कराची किंग्स की, वो तो आपने देख ही लिया होगा। अब लाहौर कलंदर से कल वो खेलेंगे, एक बड़ा टाइट मैच है देखने में। अब ये देखना होगा कि भाई अगला इनको लगता है नहीं लगता। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 10-0 जाएगा। अल्लाह ना करे मेरी प्रेडिक्शन पूरी हो, मगर मुझे अब लगता है ऐसा है कि अब जो 8वें मैच में लोगों ने देख लिया ना, वो एंड हो गया। मतलब उन्होंने देख लिया कि यार वसीम अकरम से बड़ा नंबर 1 कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे कैप्टनसी का फर्क नजर आया। आपके शादाब नहीं थे और फिर वहाब रियाज ने जो कैप्टनसी की कि 2 ओवर में 25 रन से उसको फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इवन दो के शादाब नहीं थे, लेकिन स्टिल आप देखें बड़ा नेक एंड नेक मैच था। ओनली 10 रन से इतना हाई स्कोरिंग चेस था, लेकिन स्टिल इनके 2 बड़े प्लेयर नहीं थे। ओपनर स्टर्लिंग चले गए और एलेक्स हेल्स चले गए, तो स्टिल आपको ये नहीं लगा कि टीम में कुछ कमी है। हाँ, ये सही है कि शादाब नहीं थे। शादाब एक अच्छे पावरफुल हिटर के रूप में सामने आए। अगर वो होते तो यकीनन ये मैच इस्लामाबाद के हक में आ जाता, लेकिन ये गेम का हिस्सा है इंजरीज और बाहर बैठना। मैं ये समझ शादाब की जगह जाहिद महमूद को इन्होंने लिया था, एक अच्छी चॉइस थी जाहिद महमूद। इसके अलावा यहाँ पे हुरैरा को भी खिलाया जा सकता था। आज अगर हुरैरा होते तो शायद और मजीद बेहतर होता। एक प्लेयर आप जब कहते हैं कि डोमेस्टिक को आप अहमियत दो, एक प्लेयर 300 रन कर आया है, जिस तरह एहसान अली 300 रन कर आए, हुरैरा ने भी 300 रन किए और वो मैच मैंने कवर किया है। बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन आपको नहीं लगता ये वो मैच था इसमें चांस दिया जा सकता था? हाँ, नहीं, अपॉर्चुनिटी आई थिंक शायद इस्लामाबाद मिस कर गया। देखें, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये था कि आपकी पूरी टीम डायनामिक्स चेंज हो गई। आपके 2 टॉप ओपनर्स चले गए जिन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट दिया हुआ था। उसके बाद फिर आपके पास शादाब खान खुद जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर 4 पे बैट्समैन थे वो हट गए थे। आपके पास इतने यंगस्टर्स खेले थे, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हुरैरा को वो चांस देते। बिकॉज देखिए यही फिर मौके होते हैं कि जिसके अंदर ये टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट मैच था इस्लामाबाद के लिए, बट
अपॉर्चुनिटी बिल्कुल स्ट्राइव थी कि वो एक यंगस्टर्स को चांस देते कि वो आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आई थिंक यहाँ पर इस्लामाबाद एक ट्रिक मिस कर गया। जो मुझे सरप्राइजिंग लगा इस पूरे मैच के बारे में कि अगर आप ये देखें कि पेशावर ज़ालमी की इनिंग्स में भी उन्होंने 12 ओवर में 130 कर चुके थे, तो उन्होंने लास्ट 7 ओवर में सिर्फ 56 रन बनाए। सिमिलरली इस्लामाबाद ने भी जो है वो 12-13 ओवर में 130 125 किए हुए थे और उन्होंने लास्ट 7 ओवर में फिर वो 56-60 रन बनाए। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि इतना एंड की तरफ जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रन ज्यादा होंगे, एकदम दोनों टीमें स्लो हो गए और वहां पर उन्होंने रन ऐसा तो नहीं कि ड्यू के साथ आउटफील्ड थोड़ी हैवी हुई है तो बॉल ट्रैवल इतना नहीं कर रहा हो। मुमकिन है, लेकिन आप ये देखें ना कि इस वक्त हमारे पास ड्यू की वजह से ये लोग जो सारे बॉलर्स शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि वो लोग बैंग कर रहे हैं और अपने वो ऑफ कटर मार मार के या क्रॉस सीम पकड़ रहे हैं, उससे एडवांटेज हो रहा है कि बॉल पड़ के रुक रहा है। तो काफी मुमकिन है कि वहां पर उनके रन रुक रहे हो। लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर विकेटें हाथ में हो तो बॉल रुके ना रुके, ड्यू हो ना हो, रन तो आपके आते ही हैं। सो बड़ा मैं सरप्राइज था कि सिर्फ 7-8 रन से बने टुवर्ड्स द एंड, वरना तो ये और हाई स्कोरिंग मैच होता, बट बहुत जबरदस्त मैच था। राइट, और ये तो पब्लिक तो भाई रन्स मांगती है और रन्स नहीं, इस तरह मोहसिन ने भी बात की है, लेकिन बार मैच जीत गई है यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी 10 रन से और बड़ा करंच ये मैच जीता है हारिस ने। और पाकिस्तान में क्या ज़बरदस्त टैलेंट है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है और इस पाकिस्तान सुपर लीग से बड़े ज़बरदस्त कुछ प्लेयर सामने आए और कुछ के लिए जो है वो खतरे की घंटी भी बज चुकी है। कुछ सीनियर प्लेयर के लिए घंटी बजी है खतरे की, आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में यार सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है और सिवाय कप्तान बाबर आजम के। तो अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वैसे ही आपने टेस्ट मैचेस खेलने, तो अब माहौल वैसे ही बदल चुका है, एनएसके के अंदर कैंप लग चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मेरे ख्याल में अब लोग उसकी तरफ जाएंगे और कुछ लोग तो अब ट्विटर के ऊपर लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, कि बाबर को चाहिए कि अगले 2 मैचेस में अब अपने आप को ड्रॉप कर ले और नेट ज्वाइन कर ले जाके जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में वो बेहतर फैसला होगा। बाबर देखिए अंडर उस प्रेशर फेस से निकाला, उस माहौल से निकला है। हाँ, उस माहौल से निकले। बाबर अंडर प्रेशर हो गया। देखिए पाकिस्तान के पास सालों के बाद कोई एक नंबर 1 बल्लेबाज आया, उस पर डिबेट ही हो रही है कि ये तो खिलाड़ी नहीं है। मतलब एक सवाल ये भी होता है तक पहुंच गई है कि उस पे शाउट कर रहा है, मतलब वो वसीम अकरम, एक सवाल है कि आपके पास बेचने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है पाकिस्तान के पास, उसका नाम है वसीम अकरम, और कोई है भी नहीं। तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस वक्त वसीम अकरम एक साख रखते हैं और अगर वो उस बच्चे को समझा रहे हैं, देखिए जब बाबर पैदा हुआ तो वसीम अकरम अपनी सारी ग्लोरी खत्म कर चुके थे भाई, वो सारे काम निपटा चुके थे, वर्ल्ड कप जिता चुके थे, कई सीरीज जिता चुके थे। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद बाबर पैदा हुए हैं। आज वो अगर बाबर पे शाउट कर रहे थे तो छोटा बच्चा समझ के, भाई समझ के, कुछ भी समझ के कर रहे थे, मगर जो रिएक्शन मिला है ना मीडिया के ऊपर, वो ये मिला कि यार बाबर से छोटे हैं वसीम अकरम, बाबर बहुत बड़ा है। नहीं यार, ये ज्यादती है। देखिए यार, आप उसके टेम्परामेंट को सलाम दें। और दूसरे लफ्जों में अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो ये दोनों ड्रामा कर रहे थे, दूसरे लफ्जों की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका थोड़ा सा तंजिया बता रहा हूं कि दोनों एक दूसरे पे ड्रामा कर रहे थे। वसीम अकरम ये दिखाना चाह रहे थे मेरा ताल्लुक नहीं है इससे। एक सवाल सुन ले ना, जब कोच बैठा हुआ है, पीटर मोर्स बैठा है, तो वसीम अकरम का वहां जाके बनता था करना। देखिए यार, ये कोच आपको पता है, फॉरेन कोचेस हमेशा कमीशन का गेम होता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ये मैं खुली बात कर रहा हूं। मैं देखे पीटर मोर्स को इंस्टॉल इसलिए किया गया था, ये वाला इंजन इंग्लैंड से उठा के, वहां तो ये फेल था, इंग्लैंड की ऐसी की तैसी कर दी थी इसने, वहां फेल था, यहाँ पे लेकर आ गए। अब लेकर कौन आया है तो आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती है, कौन पीसीबी का चेयरमैन है, ये भी आप बेहतर जानते हैं। फैसले कौन करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, या फ्यूचर कोचेस के लिए, या फ्यूचर दूसरे कामों के लिए, तो वो करता है या करती है? करता है करती भी करता है, नहीं करता है वो। और यकीनन पीटर मोर्स को लाने वाले का भी आपको पता होगा, ये स्टॉल इसलिए किया गया था कि एक कामयाब थोड़े 4-5 मैचेस जीत जाएगी कराची की, तो इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तोहफे में दे देंगे। मेरे ख्याल में ये वाला लेकिन आप जो बात कर जेफी भाई जो बात कर रहे हैं, पीटर मोर्स के वाले से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर पाकिस्तान का, हम ठीक है अभी वो फॉर्म में नहीं है या वो रन नहीं कर रहे, मैच जितवा रहा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसने माजी में परफॉर्म किया, माजी में उसको प्रेज भी करते रहे, लेकिन एक शख्स जिसको हम कह रहे हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोच होगा पीटर मोर्स, एक है वर्ल्ड नंबर बैटर, ये दोनों मिलकर भी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, मुसलसल 8 शिकस्तें जिसको हो जाए तो फिर उसके क्रेडेंशियल्स पे बड़ा फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? कल के इंसिडेंट पे कहूँगा, देखिए वसीम अकरम एक पास्ट है, सुपरस्टार है, लेकिन एक करंट है और सुपरस्टार है। मतलब आप कंपेयर कर लें तो दोनों को बड़ा मुश्किल है कि कौन बड़ा। आपकी दानिश में बाबर का एक्ट सही था? नहीं, एक्ट मतलब ये जो शाउट करना, वो जावेद मैं भाई, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये कैसी क्या बात कर दी आपने? दोनों बराबर दुनिया में पाकिस्तान वसीम अकरम से आप मतलब कंपेयर कर रहे हैं? मैं इस तरह कंपेयर कर रहा हूँ, वसीम अकरम खेले पाकिस्तान के साथ, इंडिया के कभी जीते? बाबर के पास कोई ग्लोरी है? ये बताएं, ग्लोरी बताएं मुझे। ग्लोरी ये 10 विकेट से हरा दिया इंडिया को।
बस ये अभी ग्लोरी बस- है, एक मैच ग्लोरी है भाई तो एक मैच 12 यार, ये मैच तो सरफराज इससे बड़ी ग्लोरी ला चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी देखिए लगा, वसीम फाइनल ला अकरम चुका है। 92 में खेले, 96 में खेले, मैं 99 बाबर में की खेले। ग्लोरी पूछ रहा हूं, मैं वसीम अकरम की तो तो पूछ ही glory नहीं रहा। यही आपके है ना। पास वसीम अकरम से पास बड़ी ग्लोरी कोई है ही नहीं ना, हो सकती वो है। पास, हाँ लेकिन आपने लेकिन सही जैसे कहा, पास। मैं करंट की बात थोड़ा कर सा रहा हूं। यहाँ से भी जरूर जानना चाहूंगा नहीं, कि- compare नहीं कि कर सकते यार आप बाबर दोनों। को इस तरह का रिएक्शन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ठीक है। सीनियर हमारा तो माशरा मजहब सब ये ठीक है, तहजीब लेकिन सिखाता है ना। लोग कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो बड़े का भी ये काम है, अगर मैं बड़ा हूं तो मेरे हाथ में ये है कि मैं आपसे अपनी इज्जत करवाऊं, ठीक है। ये नहीं कि आप मेरी इज्जत करें तो मैं आपकी ठीक करूंगा। है, मोहसिन आप क्या कहें इस हवाले से कि जब टीम हार रही है तो फिर मैं समझता हूँ कि हीट ऑफ द मोमेंट फिर सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी ये बात कहूंगा कि पीटर मूर्स को वहां पे जाना चाहिए था, वसीम अकरम का ये शायद डोमेन नहीं था। शायद दोनों को जाना नहीं था। अली, जरूरत ही नहीं जानने की, अब मैच आप ऑलरेडी हार चुके हैं, नो बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं और अब किया, बचाई के तो जो वो कहते हैं ना, बचाई की तरह लुटाने बड़ा की। कप्तान के यहाँ, तो यहाँ पर बैठ के ज्यादा शोमैनशिप ही हो सकती है और कुछ नहीं होता। आई थिंक सबको पता है कि कैमरेज बाबर पे होंगे, वसीम पर होंगे। ऑब्वियसली देखिए, वसीम अकरम एक पैशनेट आदमी है, उन्होंने अपने क्रिकेट भी पैशन के साथ खेली है, तो मुमकिन है कि उसका कुछ जज्बात में आगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। देखिए, जब टीम हारती है, आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा, जब टीम हारती है ना तो हर चीज सामने आ जाती है। वसीम अकरम पे प्रेशर है, बाबर आजम पे प्रेशर है, तो उनको खुद पता है कि इस वक्त जब एक मीडिया फुल उस कराची को लेके चल रहा है, बाबर आजम को लेके चल रहा है, आई थिंक ये अवॉइड हो सकता था। आई थिंक जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, पैशनेट हो गए, बट मेरे ख्याल से इसकी जरूरत इसकी नहीं थी। जरूरत ये इसकी over हो जरूरत गई। नहीं थी, लेकिन टीम जब हारती है तो ऐसी चीजें सामने आती हैं, और सिर्फ ये कराची किंग्स की बात नहीं है, लाहौर कलंदर से भी माजी में ऐसी चीजें जो है वो सामने आती रही, जब पै दर पे उनको शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा था। कभी जो है रजा हसन का केस सामने आ जाता था, कभी उमर अकमल को होटल में छोड़ के चले जाते थे, तो टीमों से चीजें ऐसी सामने आती हैं। लेकिन अब जो चीज सामने आई है वो है पॉइंट्स टेबल के, पॉइंट्स टेबल में क्या सूरत हाल है, और कल जो है जनाब FA से पूछते हैं कि कल जो है वो कोयटा का क्या प्लान होगा, किस तरह से कोयटा की टीम आगे मार्च करने की नजर आएगी। 6 पॉइंट हैं और मुल्तान के साथ उनका मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुल्तान टॉप की टीम है 14 पॉइंट के साथ, और 6 पॉइंट है कोयटा के। अगर कोयटा यहाँ पे जीतती है तो फिर 9 मैचेस में कोयटा के 8 हो जाएंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर कोयटा के दरमियान फिर नेक टू नेक मुकाबला चलेगा। मेरे ख्याल में सरफराज को भी चाहिए फुटेज ना खाएं टीवी पे बैठ के, उन पर भी कैमरा बहुत रहता है, मैच में कुछ करके दिखाएं। इधर आज पिशावर दलमी ने जीत के डंका तो बजा दिया है कि भाई अब अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। अगर ये सरफराज ये मैच हारते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोयटा के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर आना। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कोयटा अब आसान मैच है मुल्तान से, मैं आपको बता दूं। कल का मैच मुल्तान वर्सेस कोयटा, कौन सी टीम को चूज करेंगे? मेरे ख्याल से आई थिंक कोयटा शायद मोमेंटम उनके साथ है। मुल्तान, कोयटा। कोयटा आप, मैं कोयटा के साथ ही और जाऊंगा। जो दूसरा मैच है इनसे नहीं पूछूंगा, कराची वर्सेस लाहौर। अली यार मुश्किल सवाल आप मुझसे ना पूछा करें, मेरा दिल तो नहीं कहता, लेकिन लाहौर तो ऑब्वियस है। आई डोंट थिंक लाहौर, कराची कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे जाएंगे, ऑफ कोर्स कलंदर, लेकिन मेरा दिल कराची के साथ है। ठीक है FA भाई। भाई 10-0 एक तारीख बन चुकी है, 10-0 है। ऑलराइट जनाब, आपने सुन लिया हमारे तीनों मौजूद मेहमानों को। यहाँ आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। कल हमारे पैनल में स्लाइटली से चेंज होगा, सरप्राइज चेंज होगा। आपको बताएंगे कल हमारे साथ कौन चेंज हो रहा है, कौन हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।